वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का 11th चैप्टर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3rd का क्लियर किया था, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th था। तो इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4th के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, यहाँ से 4 नंबर का आप लोगों को आता है भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस 4 नंबर के लिए आपको इस वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1st के बेस पे। क्लियर? तो चलिए इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। तो इससे पहले समरूपता प्रमेय के आधार पे आप लोगों को यह चीज को बता दिया जा चुका है कि समरूपता प्रमेय क्या होती है। जैसे कि कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जो दूसरे त्रिभुज के सापेक्ष किस तरीके से रहता है, इस त्रिभुज के सापेक्ष किस तरीके से उसका व्यवहार रहता है, इस व्यवहार के सापेक्ष उस चीज को आप लोगों को बताया जाएगा। क्लियर? तो उस व्यवहार के आधार पे उसकी जो त्रिभुज की गुण क्या होती है, चतुर्भुज की गुण क्या होती है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है और समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। दोनों आपस में प्रमेय के आधार पे वह किस तरीके से होता है, या तो समकोण कर्ण भुजा के आधार पे होता है कि भुजा 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 के आधार पे होता है कि कोण कोण भुजा कि भुजा कोण भुजा के नियम के आधार पे होता है, किस नियम के आधार पे होता है। इस सारे नियमों का आधार का प्रयोग करके हम लोग इस ज्यामितीय समरूपता के अंतर्गत इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर के 3rd एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो उसी के क्वेश्चन के बेस पे जो आगे हमारा इस चैप्टर है, मतलब आगे का जो एक्सरसाइज है 4th एक्सरसाइज, उसी का भी एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को देखिए यहाँ से। क्लियर? तो चलिए इसी के कड़ी में हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1st के बेस पे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज के बेस पे है, तो चलिए इसी बेस में देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बेस पे, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में बताया था, समांतर चतुर्भुज के बेस पे समांतर चतुर्भुज किस चीज को बोला जाता है। देखिए वास्तव में क्वेश्चन क्या चाह रहा है और वास्तव में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है और क्या प्रूफ करना है, क्या लाना है, इस चीज के बारे में जानकारी आपको अगर हो जाती है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्लियर? तो चलिए वास्तव में समांतर चतुर्भुज क्या होती है। देखिए समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं, समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके दोनों भुजाओं का युग्म, जिसका दोनों जोड़ा, जैसे कि यहाँ पर पहला ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, ये डी है। ये आप लोगों का ये पहला जोड़ा, ठीक है, इस जोड़े के बराबर हो और दूसरा जोड़ा इस जोड़े के बराबर हो, इस तरीके से बराबर भी हो और समांतर भी हो। जैसे कि यहाँ पर बोला जाए AC समांतर है BD, AC समांतर BD, मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। और यहाँ पर AC समांतर BD हो जाएगा, मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। और दूसरा AB समांतर क्या हो जाएगा, CD, मतलब क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। तो इस बीच में अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस दोनों को आप लोग बराबर कर लेते हैं, मतलब AC और BD, AC इक्वल टू क्या है आपका, BD है, और AB इक्वल टू क्या है, CD है। अगर ये दोनों आप लोगों के बराबर हो जाते हैं तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला AB इक्वल टू CD और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। इस बीच में हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनके दोनों भुजाओं का युग्म क्या होता है, आपस में समांतर होता है और आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और AB समांतर CD हो जाएगा और AC समांतर BD हो जाएगा ये। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से भाई सॉल्व करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो और क्या हो, समांतर हो। ठीक है? तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से करते हैं भाई। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इस चीज को पहला लिख लेते हैं। हमारे पास जो भी दिया गया है इस क्वेश्चन के बेस पे दिया है, पहला हमारे पास क्या दिया है, यहाँ से देखते हैं। पहला AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है, AD इक्वल टू कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है? उसके बाद क्या दिया गया है, C और B इक्वल टू BC 9 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर। ठीक है? और CD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इतना दिया गया है। चलिए तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर x और y के बेस पे दिया गया, मतलब ABCD मान लेते हैं कि इसका मान क्या है, E है।
इसका मान क्या ई है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, चूंकि त्रिभुज के समरूपता प्रमेय से चूंकि त्रिभुज के समरूपता प्रमेय से चूंकि त्रिभुज के समरूपता प्रमेय से हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के समरूपता प्रमेय से हम जानते हैं कि भुजाओं के युग्मों के बराबर शेष भुजाओं के युग्म होता है। शेष भुजाओं का युग्म रहता है। क्लियर। शेष भुजाओं का क्या रहता है? युग्म रहता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये ABCDE है, इसको मान लेते हैं F, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं भाई? F मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? F। तो इस बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। देखिए, चूंकि यहाँ पर त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ से देखते हैं। चूंकि त्रिभुज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ADF बन रहा है। पहला ADF बन रहा है। देखिए, त्रिभुज ADF बन रहा है। और क्या बन रहा है? त्रिभुज FCE, त्रिभुज FCE। और एक बन रहा है यहाँ पर AEB, त्रिभुज AEB यहाँ पर बड़ा। ठीक है। तो इसी समरूपता प्रमेय के आधार पर इसी समरूपता प्रमेय के आधार पर इस संलग्न त्रिभुज युग्म का मान होगा। पहला क्या हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो पहला हो जाएगा EF हो जाएगा। EF के बाएं में कितना हो जाएगा? FA हो जाएगा। FA इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का EC के बाएं में कितना हो जाएगा? CB हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? EF के बाएं में कितना हो जाएगा आप लोगों का? AB। चलिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/15 और इसी का वैल्यू कितना है? देखिए y/9 इक्वल टू EF का वैल्यू कितना है? 6 AB का वैल्यू 16। यहाँ से ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे किस तरीके से होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 × 6 और 2 × 8 16। तो यहाँ से हो जाएगा x/15 इक्वल टू y/9 इक्वल टू 3/8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण नंबर 1 से हम लोग 2 स्थिति में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। कितने स्थिति में सॉल्व करते हैं? 2 स्थिति में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 स्थिति में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति के बेस पे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति पहला में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, स्थिति पहला में हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/8। 3/8 क्योंकि हम लोग दोनों चर राशि को लेकर के एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 3 × 15 कितना होता है? 45।
तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 45/8। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 8 1 8, 8 5 6 40, कितना बच गया 5, 50 हो जाएगा। 8 6 48, 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 5 6 40। ये रहेगा आपका आंसर स्थिति फर्स्ट के लिए। दूसरी स्थिति के लिए देखते हैं। दूसरी स्थिति के लिए हम लोग y का वैल्यू भी ज्ञात करना है, यहाँ से y का वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो y का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, y/9 = 3/8। y/9 = क्या हो जाएगा, 3/8। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, y/9 = कितना हो जाएगा, 3/8। y/9 = हो जाएगा 3/8। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए y का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा = 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ये 8y = कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 9 3 कितना होता है भाई, 27। ठीक है, 9 3 कितना होता है, 27। अब ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा भाई। अगर कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 3 24, 8 3 कितना हो गया, 24, 8 3 कितना हो गया, 24, कितना बच गया, 3, कितना बन गया, 30। फिर 8 से कटाएंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, कितना बच गया, 6, 60 हो जाएगा। और 8 7 56, तो 3.37 ये रहेगा आपका आंसर। ये आपका x का वैल्यू रहेगा, ये आपका y का वैल्यू रहेगा। तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो सर्वप्रथम आप लोगों को अनुपातिक नियतांक में EFK/FC की क्या होता है, भुजाओं के युग्म बराबर शेष भुजाओं के युग्म का जो अनुपात होता है वो उसके अनुपातिक तुल्य के क्या होता है, बराबर होता है। इस अनुपातिक तुल्य के अंतर्गत में हम लोगों ने ये देखा कि यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत रहता है, जिसके दोनों युग्म का जोड़ आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और दोनों संलग्न जोड़ों का युग्मों का आपस में क्या होता है, ये भी बराबर होता है। इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD, यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसका केवल एक भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर एवं बराबर हो। केवल एक भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर एवं क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB = 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इस चीज को हमको बताना है भाई। इस चीज को हमको क्या करना है, जानना है। तो एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB = 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इस चीज को हमको यहाँ से ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका भुजाओं का केवल एक युग्म का जोड़ा परस्पर क्या हो, समांतर हो, और एक युग्म का परस्पर जोड़ा क्या हो, आपस में बराबर हो। मतलब समांतर भी हो और आपस में क्या हो, बराबर हो। लाइक दिस, जैसे कि हम लोग ये चीज जानते हैं इस तरीके से आप लोगों के बेस पे ये आप लोगों को समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं कि ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। इसमें से एक या तो PQ समांतर रहेगा RS, मतलब PQ = RS ये रहेगा, अथवा ये रहेगा इस तरीके से RS, या फिर ये रहेगा PRQS, यह रहेगा PR = QS, मतलब PR के बराबर रहेगा आप लोगों का QS, ये रहेगा। क्लियर, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। क्लियर, तो ये चीज रहेगा आप लोगों का। तो PQ समांतर क्या रहेगा, RS। PQ समांतर क्या रहेगा, RS। तो PQ बराबर क्या रहेगा, RS, और PR बराबर क्या रहेगा, QS, या PR बराबर रहेगा QS, इस तरीके से रहेगा। तो ये आप लोगों के एक समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों का ABCD रहता है, जिसमें AB समांतर DC होता है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB = 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात आपस में क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है भाई। तो समलंब चतुर्भुज आप लोग जान गए कि समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक भुजा के युग्मों जिसमें से भुजाओं का एक युग्म परस्पर क्या होता है, बराबर होता है, और परस्पर क्या होता है, समांतर होता है। उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत में जानते हैं, वो आप लोगों को समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग क्या देखते थे कि समांतर चतुर्भुज में दो भुजाओं का युग्म
दोनों भुजाओं का युग्म आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों भुजाओं का युग्म आपस में क्या होता है, बराबर होता है एवं क्या होता है, समांतर होता है। उसी प्रकार समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि एक युग्म का जोड़ा आपस में बराबर होता है और परस्पर क्या होता है, समांतर होता है। उसको हम लोग समलम चतुर्भुज बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, वास्तव में क्या बोला जा रहा है, क्लियर। और उसके अपेक्षाकृत आप लोगों को किस तरीके का आंसर देना है, किस तरीके से वहां पर आंसर को निर्माण करना है, वो चीज़ आप लोगों के पास आनी चाहिए। तो ये आप लोगों को PQRS के बेस में आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो एक समलम चतुर्भुज ABCD जिसमें ए बी समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB = 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, क्लियर। उसके अनुपात को आपस में क्या करना है, हमको ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो चलिए इस अनुपातिक नियतांक को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखिए सभी। इस क्वेश्चन के बेस पे आगे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बेस हम लोग यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है पहला स्टेटमेंट के बेस हमारे पास ये दिया है। पहला इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई। दिया है हमारे पास समलम चतुर्भुज ABCD में, समलम चतुर्भुज ABCD में, समलम चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC ये दिया गया है, ठीक है। इसका विकर्ण परस्पर बिंदु O पर विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AB समांतर, इसलिए AB समांतर क्या लिख सकते हैं, DC। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो समीकरण होता है वो उसके क्या होता है, दोगुनी होता है उसके समद्विभाज के बेस में। तो AB = क्या हो जाएगा, 2CD। ये समीकरण नंबर 2 होगा। क्योंकि यहाँ पर विकर्ण के बेस हमारे लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण के बेस से प्रतिच्छेद बिंदु O के बेस पे है, तो यहाँ पर AB और CD के बेस पे है। दो तरीके से है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों तरीके से अगर हम इस चीज़ को करते हैं समलम चतुर्भुज के माध्यम से, तो वह AB समांतर DC के बेस पे हो जाएगा और AB समांतर 2CD के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ त्रिभुज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला देखिए AB के बेस पे देखते हैं, तो ABD के बेस पे देखते हैं और ABC के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो चूँकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज, ये पहला देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में क्रमशः हम जानते हैं कि समरूपता प्रमेय से समलम चतुर्भुज व समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है। प्रश्नानुसार ये दिया गया है हमारे पास। प्रश्नानुसार AB समांतर दिया गया है हमारे पास DC, इसलिए यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर अनुपात की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर 2CD हो जाएगा। इसलिए समीकरण 2 से, इसलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, AB = क्या दिया गया है, 2CD। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB के बटे क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल देखते हैं, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से हम लोग देखते हैं। चलिए समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा,
ए बी बटे सी डी, ए बी का वर्ग के बटे में कितना हो जाएगा सी डी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग के बटे में 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम लोग करेंगे ए बी के बटे सी डी का वर्ग पूरे का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2 बटे 1 का वर्ग, ये हो जाएगा। इस चीज़ को आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं भुजा गुणित भुजा के बेस पे जैसे होता है वैसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी बटे सी डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 बटे 1, 4 अनुपात 1 होगा और यही अनुपात का आपको आंसर रहेगा 4 बटे 1। तो एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण क्षेत्रफल तो सी ओ डी, तो ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है हमको ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ए ओ बी व सी ओ डी, दो लिख सकते हो। ए ओ बी व सी ओ डी का क्षेत्रफल के अनुपात लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंतराल में हमारे पास दिया गया था कि एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी सी डी है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी इक्वल टू 2 सी डी हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारे पास ये दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए बी समांतर डी सी जो कि समीकरण नंबर 1 है, दूसरा ए बी इक्वल टू 2 सी डी समीकरण नंबर 2 है, तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के बेस के क्षेत्रफल के अनुपात को हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम क्रमशः जानते हैं समरूपता प्रमेय से कि समलंब व समांतर चतुर्भुज भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। समलंब और समांतर भुजाएं त्रिभुज आपस में क्या होती है बराबर होती है, केवल एक युग्म का जोड़ा, केवल एक युग्म का जोड़ा नहीं। यहाँ पर अब ये समलंब है एक युग्म का जोड़ा बराबर होता है जबकि समांतर में 2 का। अब ऐसे मत बोल रहे ना भाई कि समलंब समांतर दोनों आपस में बराबर होती है, ऐसा नहीं है, केवल एक युग्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बेस में डायग्राम के बेस में एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि चित्र में यदि आई भी इक्वल टू 36 मीटर, भी ई इक्वल टू 20 मीटर, ई भी इक्वल टू 15 मीटर दिया है तो नदी की चौड़ाई आर आई ज्ञात करना है। तो नदी की चौड़ाई आर आई ज्ञात करना है। यहाँ से हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हमारे पास दिया गया है आई और भी का वैल्यू दिया गया है 36 मीटर और भी से ई की दूरी दिया गया है 20 मीटर और ई से बी की दूरी दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, तो चलिए हमको यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है आई भी का वैल्यू कितना दिया है भाई 36 मीटर, आई भी का वैल्यू दिया गया है 36 मीटर और भी ई का वैल्यू दिया गया है 20 मीटर और ई बी का वैल्यू दिया है हमारे पास 15 मीटर और ये भी दिया गया 20 मीटर, ये भी दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं समरूपता प्रमेय से, चूँकि हम जानते हैं कि समरूपता प्रमेय से समरूपता व सर्वांग समता नियम से व सर्वांग समता नियम से चूँकि हम जानते हैं कि समरूपता व सर्वांग समता नियम से, क्लियर, कि यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर भी के बटे में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आर भी के बटे में अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे आर भी के बटे में कितना हो जाएगा भी हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा आई भी, आर भी के बटे में भी हो जाएगा और आई भी के बटे में क्या हो जाएगा भी ई। तो यहाँ हो जाएगा आई भी के बटे में क्या हो जाएगा भी ई इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया आर आई बच गया, तो आर आई के बटे में क्या हो जाएगा, आर आई के बटे में बी ई हो जाएगा। अब चलिए मान रखते हैं और क्रमशः आई भी ई और ई बी का मान रखने पर, ई बी का मान रखने पर यहाँ से देखिए आर भी के बटे भी ई, आई भी के बटे भी ई और लंबा आर आई के बटे में ई बी।
यहाँ से आप लोग समझ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आई है, ये आई और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, चूँकि एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई। ठीक है, ये आप लोगों के शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं भाई इसका वैल्यूज किस तरीके से आता है। यहाँ से इसका वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ से किस तरीके से आता है, आर भी का वैल्यू हमारे पास, आर भी का वैल्यू को हमको क्या, आर भी के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आर भी के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, देखिए आर भी इक्वल टू, ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं, आर भी के बारे में देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो आर भी के बारे वी बी, तो वी और बी, आर भी बाय कितना हो जाएगा, वी बी, कितना हो जाएगा, वी बी इक्वल टू हो जाएगा आई भी का वैल्यू कितना है 36 बटे में वी ई का वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू आर आई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, बटे में कितना हो जाएगा बी ई, तो बी ई का वैल्यू कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं इस चीज़ को, इसलिए आर आई, इन दोनों का तो वैल्यूज़ नहीं है भाई, तो इन दोनों को तो लेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। आर आई बाई कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/20, इसलिए आर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/20 इंटू 15, इस तरीके से हो जाएगा। तब यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, इस चीज़ को अगर सॉल्व करते हैं आगे तो किस तरीके से आता है, देखिए आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं आर आई के बेस पे। यहाँ से अगर, क्योंकि मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, प्लस माइनस में माइनस, प्लस में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए आर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/20 इंटू कितना 15। तो आर आई का वैल्यू कितना आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 निया 36, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 निया 36 और 9 तिया 27। ये हो जाएगा आर आई का वैल्यू 27। आर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, और यही वैल्यू हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। अतः उस नदी की चौड़ाई, अतः उस नदी की चौड़ाई 27 मीटर होगी, 27 मीटर होगी। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। तो सर्वप्रथम हमारे पास इस चित्र के माध्यम से क्या दिया गया है, इस चित्र के माध्यम से देखिए, चित्र में यदि आई भी इक्वल टू 36 मीटर, वी ई इक्वल टू 20 मीटर, ई भी इक्वल टू 15 मीटर दिया है, तो नदी की चौड़ाई आर आई कितनी होगी। तो सर्वप्रथम हमारे पास दिया गया है आई भी इक्वल टू 36 मीटर, वी ई इक्वल टू 20 मीटर, ई भी इक्वल टू 15 मीटर। चूँकि हम जानते हैं कि समरूपता व सर्वांग समता नियम से कि आर भी के बटे वी ई, वी बी और आई भी के बटे वी ई और आर आई के बटे बी ई, तो क्रमशः आई भी और वी ई और ई बी का मान रखने पर आर भी के बटे वी बी इक्वल टू 36/20 हो जाएगा इक्वल टू आर आई बाई 15। क्योंकि आर भी बाई वी बी का तो वैल्यूज हमारे पास प्राप्त ही नहीं है, इसलिए इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आर आई के बटे 15 और 36/20। तो आर आई का मल्टीप्लाई, तो आर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि आर आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 36/20 इंटू 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 निया 36, 9 तिया 27। आर आई का वैल्यू कितना आ गया 27 मीटर। ठीक है, 27 मीटर, मतलब बताओ उस नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 27 मीटर हो जाएगी। उस नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 27 मीटर हो जाएगी। तो ये क्रमशः हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे था। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे। आगे हम लोग यहाँ से कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अगर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं भाई, अगर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है, तो सर्वांग सम होते हैं या नहीं, इस चीज़ को आपको बताना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, जानना है भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं या नहीं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को चूँकि दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है,
अभी इस बीच में हम लोग देखते हैं दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इस बीच में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया भाई, ठीक है। एक ए बी सी के रूप में मानते हैं, एक पी क्यू आर के रूप में मानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ठीक। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं नहीं, ठीक है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बटे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। समीकरण 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पास करते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ए बी के बटे पी क्यू हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा, ए बी के बटे ये क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू हो जाएगा, ए बी के बटे क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के बटे पी क्यू, बी सी के बटे क्यू आर, बी सी के बटे ये आपका क्यू आर हो जाएगा, बी सी के बटे क्यू आर हो जाएगा, और ए सी के बटे पी आर हो जाएगा, और ए सी के बटे क्या हो जाएगा, पी आर, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर का वर्ग बराबर ये हो जाएगा आपका 1/1 = 1/1 सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। चूँकि यहाँ अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर है, चूँकि यहाँ अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यह त्रिभुज सर्वांग सम होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही सिद्ध करना था हमको, यही सिद्ध करके बताना था ना, ठीक है। तो इस तरीके से यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं नहीं। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो दोनों का त्रिभुज आपस में समांतर भी होगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। इसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये 4 नंबर का आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 तक 4 नंबर का आता है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।